जुड़ जाइए मेरे प्यारे साथी। आज का क्लास 9th का सेशन का पहला चैप्टर में आपके बीच में बच्चों उपस्थित हो गया हूं लेकर के, जिसमें से एनसीईआरटी के बेस पे जितने भी हमारे क्वेश्चन पहले चैप्टर से बनते हैं उन सभी प्रश्नों को लेकर के आज मैं आप लोगों के बीच में पेश हुआ हूं। मेरे प्यारे छोटे छोटे साथी, क्लास 9th के जो विद्यार्थी हमारे हैं उन सारे बच्चे को आज इस क्वेश्चन के माध्यम से आज सारे कंटेंट आपको यहाँ पे दिखेंगे कि हमारे आसपास के पदार्थ से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हमारे एनसीईआरटी के पैटर्न में बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको इसमें लाजवाब तरीके से मिलने वाला है। तो कलम कापी उठा लीजिए सभी लोग और बेहतर ढंग से सारे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सुनिए और उसके बाद में अपने नोट्स में इसको अच्छे से कंप्लीट करिए, अपने नोट्स को बनाइए। तो चलते हैं मेरे प्यारे साथी, क्वेश्चन पहला मैं ले लेता हूं। पहला क्वेश्चन जो मेरा बनता है, याद रखना, पहला क्वेश्चन जब बात करेंगे तो आपको ध्यान देना है कि आपको करना क्या है। तो आपको पहले एक बात समझना बेटा कि पहले क्वेश्चन जो आपके बनने वाले हैं क्लास नाइन्थ के बच्चे, पहला चैप्टर का जो एनसीईआरटी का जो संपूर्ण प्रश्न है उसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है तुम्हारा। क्या पूछा गया बेटा कि हमको करना क्या। बेटा मैं क्वेश्चन आप देख लेता हूं, क्वेश्चन में आपको देख करके सारे क्वेश्चन में करवा दे रहा हूं बेटा फटाफट। क्वेश्चन बेटा आपका है कि निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस इकाई में बदलिए। तो सेल्सियस इकाई में बदलना बेटा आपके बीच में किस में बदलना है? सेल्सियस इकाई में बदलना है आपको। किस में बदलना बेटा, जल्दी बोलो। सेल्सियस इकाई में, सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करना है आपको, परिवर्तन करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है बेटा, कभी आपके सेल्सियस में वैल्यू किसी में केल्विन में दिया बेटा, किस में दिया हो? केल्विन में। मैं यहाँ पे इसको सॉरी ये इसको मैं मिटा दूं, यहाँ पे बहुत सारे डॉट्स लगे हुए हैं बेटा। किस में बताओ जल्दी से? सेल्सियस में, यानी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देखिए आपके बीच में कितना लिखा है, जल्दी से बोलो। 300 केल्विन लिखा हुआ है। कितने केल्विन लिखा हुआ है? 300 केल्विन लिखा हुआ है मेरे प्यारे साथी। अब इसको आपको किस में चेंज करना है बेटा, जल्दी से बोलो। तो आप बोलोगे सेल्सियस इकाई में। सेल्सियस की जो सिंबल होता है मेरे प्यारे साथी वो आपका ये है। अब बदलते समय आपको ध्यान देना है कि कभी भी आपको सेल्सियस इकाई में बदलना हो, मान किस में बेटा? केल्विन में। किसमें है जल्दी से बोलो बेटा, किसमें है जल्दी बोलो बेटा? ये आपका केल्विन में दिया हुआ है। तो केल्विन में दिया है, हमको किस में बदलना? सेल्सियस में। तो आपको एक बात याद रखना बेटा, हमेशा तुमको क्या कर देना है? 273 से घटा देना है। डिग्री सेल्सियस में कभी केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना हो तो लिख दो 300 माइनस 273 केल्विन। तो इसको जब घटा दोगे तो मेरे प्यारे साथी आपको जो मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। क्या मिल जाएगा? घटा के देख लो बेटा जल्दी से। 300 माइनस 273, यहां से उधार लिया 10 हो गया, 10 में यहां पे गया 10 हो गया, 10 में से 3 गई, बोलो बेटा कितना हो गया? 7 हो गया। यहाँ पे कितना लिखा बेटा, जल्दी से बोलो। 9। कितना लिखा है? 9। और 9 में 2 गई तो कितना बचा बेटा? 9 में 2 गई तो बाकी बचा 7। तो एक बात बताओ बेटा, यहाँ से 1 चला गया तो बाकी बचा 2, तो 2 में 2 गई, कितना बचा? कुछ नहीं। तो बोलो बेटा यहाँ पे कितना आया? 27। यानी कहने का मतलब क्या है मेरे प्यारे साथी? कहने का मतलब ये है कि यदि आप कभी भी सेल्सियस इकाई में किसी का परिवर्तन करोगे, किसका करोगे बेटा? केल्विन का। किसका करोगे? केल्विन का। कभी कोई तुमको के में मान दिया हो और सी में पूछे भाई सेल्सियस में, तो आपको हमेशा क्या करना बेटा, जल्दी बोलो। क्या करना आपको? 273। कितने? 273। किसी भी के लिखा है किसी के पीछे तो उसमें आपको क्या करना? 273 माइनस कर दो और जो आपका आंसर आएगा वो किस में बदल के आएगा? सेल्सियस इकाई में आएगा। बात समझ में आ गई? मैं आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। अगले क्वेश्चन का जो आपको आंसर देना है स्वयं से देना है। जैसे अगला क्वेश्चन आपका बेटा प्रश्न में क्या है?
ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो तुम्हारा बेटा, ये पहला क्वेश्चन हो गया। जो दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा बेटा याद रखना वो है 573। क्या है लड़के, जल्दी बोलो बेटा। 573 केल्विन है। अब इसमें तुमको बेटा किस में बदलना है, डिग्री सेल्सियस में। किस में बदलना है, डिग्री सेल्सियस में। तो बोलो मेरे प्यारे साथी क्या करोगे, इस 573 में बेटा क्या कर दोगे। गुरुजी ने बोला बेटा 273 क्या कर दो, माइनस कर दो। क्या कर दो, माइनस कर दो। आपका जो आंसर आएगा बेटा वो किस में आ जाएगा, सेल्सियस इकाई में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, सेल्सियस इकाई में आ जाएगा। तो जहां तक का बात ये बेटा कि सेल्सियस को, एक सेल्सियस इकाई को किस में बदलना है, सॉरी केल्विन इकाई को, केल्विन इकाई को किस इकाई में चेंज करना है, सेल्सियस इकाई में चेंज करना है। तो 273 आपको क्या कर देना, किसी भी केल्विन में माइनस कर दो। जो आंसर आएगा बेटा वही आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, जल्दी बोलो, वो आपका हो जाएगा सेल्सियस इकाई। तो पहला क्वेश्चन मेरा फाइनल होता बेटा क्लास 9th के पहले चैप्टर के एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन होता बेटा वो फाइनल होता है। चलता हूं अगले क्वेश्चन पे मेरे प्यारे साथी, चलता हूं दूसरे क्वेश्चन पे मेरे प्यारे साथी। एक कहावत कही गई है कि जिंदगी में कुछ करना है तो हौसला रखना जरूरी है। और हौसला क्या होता है, आत्मविश्वास होता है। जब आपको हौसला होगा तो आपके अंदर आत्मविश्वास जागृत होगी मेरे प्यारे साथी। इसलिए हौसला रखो, आपके अंदर विश्वास जागृत होगी। और ये विश्वास एक बहुत बड़ी ऊर्जा का स्वरूप है। ऊर्जा आपके अंदर बना के रखना बेटा। चलता हूं अगले क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन को यहां पे आप लोग ध्यान दोगे। सेकेंड क्वेश्चन जो आपके बीच में पूछा गया है, सेकेंड क्वेश्चन जो आपके बीच में पूछा गया है, ये पूछा गया बेटा कि तापमान को किस में बदलना है, तापमान को केल्विन में बदलना है। किस में बदलना है बेटा, जल्दी से बोलो। तापमान को केल्विन में बदलना है। केल्विन में परिवर्तित कीजिए, परिवर्तन कीजिए, बदलिए बेटा, परिवर्तन कीजिए या बदलिए, बदलना। तो इसके लिए आपको क्या करना बेटा, कुछ नहीं। हमने बताया था कि केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करोगे तो 273 घटाओगे। इसमें आपको कुछ नहीं करना बेटा। इस तापमान में क्या करना बेटा, इस तापमान में बेटा आपको सीधा सीधा एक काम कर देना बेटा, 273 ऐड कर दो। क्या कर दो बेटा, 273 क्या कर दोगे बेटा, इसमें ऐड कर दोगे। 273 क्या कर दोगे, जल्दी बोलो बेटा, ऐड कर दोगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन रख दिया, जल्दी बोलो बेटा। क्वेश्चन आपके बीच में 25 डिग्री सेल्सियस आपके बीच में पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे बेटा, दूसरे क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो आपके बीच में है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। और उसको किस यूनिट में बदलना है, बोला जल्दी से बेटा, केल्विन में बदलना है। किस में बदलना बेटा, केल्विन में। तो बोलो मेरे प्यारे साथी क्या कर दोगे। तो भैया मैंने बोला था ना बेटा कि सेल्सियस की इकाई चेंज करोगे केल्विन से तो 273 घटाओगे। लेकिन इसमें आपको क्या करना बेटा, इसमें आपको क्या करना मेरे प्यारे साथी, इसमें आपको 273 ऐड कर देना है। तो जल्दी बोलो बेटा क्या करोगे, 25 और 273 इसमें ऐड कर दो बेटा, जल्दी बोलो। 5 3 8 हो गया, 7 2 9 हो गया, और 2 बोलो बेटा कितना हो गया यहाँ पे 98। और ये 98 बेटा जल्दी बोलो बेटा क्या हो गया, केल्विन हो गया। क्या हो गया, केल्विन में कन्वर्ट हो गया। तो जल्दी से बोलो बेटा क्या समझ में आया बात आपके। कमेंट में जरूर आप लोग फटाफट लिख करके बताइएगा भैया कि आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तापमान के केल्विन यानी केल्विन के तापमान को बेटा डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो, सॉरी डिग्री सेल्सियस से आपको केल्विन में चेंज करना बेटा, तो आपको 273 क्या करना है बेटा, जोड़ देना है। क्या करना है, यदि पीछे सी लिखा हो तो उसमें 273 क्या करोगे, जोड़ोगे। और मैंने कहा बेटा पीछे के लिखा हो तो उसमें 273 क्या करोगे बेटा, घटा दोगे। क्या कर दोगे, घटा दोगे। ये 2 कंटेंट आपको याद रखना बेटा। तो यहां पे अगला क्वेश्चन आप लोग अपने बूथ कमेंट में लिख करके बताओगे कि अगला जो आपके क्वेश्चन का आंसर बेटा होगा वो क्या होगा। तो आपके राजीव प्रकाशन या एनसीईआरटी की जो बुक है बेटा उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, आंसर आप लोग दोगे। मैं एक आपको समझा दिया हूं, अगला आप लोग कमेंट में हमको फटाफट उत्तर दीजिएगा। चलता हूं बेटा। हमने अभी एक बात बताया बेटा कि ना संघर्ष से ना मुश्किलें, ना संघर्ष से ना मुश्किलें तो क्या मजा है जीने में।
ना संघर्ष है ना मुश्किलें, तो क्या मजा है जीने में। आंधी तूफान थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में, जब लक्ष्य रहेगा सीने में। मेरे प्यारे साथी, सच बता रहा हूं ना कि यदि आप पूरे के पूरे क्लास को आपने जबरदस्त ले लिया ना, तो मस्त बता रहा हूं, क्लास आपके दिमाग में बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगा। सच बता रहा हूं, गरीबी को हटा दो, मजबूरी को हटा दो, और एक बात याद रखना, अपने सपने के आगे सारी चीजों को झुका दो, सफलता तेरे चरणों में होगी बेटा। याद रखना, आपको कक्षा 9 की बेस जो क्लास है बेटा, ये आपके भविष्य को निर्धारित करता है कि आप अपने भविष्य में किस ऊंचाइयों पे जा सकते हो। इसलिए क्लास को जबरदस्त लीजिए और इसको शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके सपोर्ट करिए, ताकि हम आपके लिए बेहतर बेहतर काम कर सके बेटा। चलता हूं, अगला क्वेश्चन मैं आपके बीच में रखता हूं, जल्दी बोल बेटा। थर्ड क्वेश्चन, जल्दी बोल बेटा। तीसरा क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी का क्लास 9th का जो पहला चैप्टर का बेटा क्वेश्चन है, वो है बेटा मेरे प्यारे बच्चे कि आप बताइए बेटा कि निम्नलिखित अवलोकन हेतु कारण लिखिए। नेफिथलीन का आपने नाम सुना होगा बेटा, आपके किताब में लिखा होगा नेफ्थलीन। जो नेफ्थलीन बेटा ये क्या है, इसके बारे में सर हमको समझाइए। तो नेफ्थलीन बेटा याद रखना, ये एक विशेष गुण प्रदर्शित करता है, किसका, ऊर्ध्वापातन का। किसका बेटा जल्दी बताओ, ये ऊर्ध्वापतन का, ऊर्ध्वापातन का बेटा क्या है, ऊर्ध्वापातन का विशेष गुण धर्म पर जो है प्रकट करता है। क्या करता है बच्चा, जल्दी से बोलो, विशेष गुण धर्म व्यक्त करता है, यानी बताता है बेटा, हमको जानकारी देता है कि ऊर्ध्वापातन क्या है। तो आप बोलोगे बेटा कि नेफिथलीन, इसका मतलब ये हो गया कि यह एक ठोस पदार्थ है। क्या है बाबू, नेफिथलीन किस अवस्था में रहता है। तो बोले बेटा अवस्था का नाम बताओ जल्दी से, ठोस अवस्था। कौन सा, ठोस अवस्था मेरे प्यारे बच्चे। और ठोस अवस्था की बात करें बेटा, तो सीधी सीधी बात बेटा कि ठोस से, किससे बेटा जल्दी बोलो, ठोस से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाना। किसमें कन्वर्ट हो जाना, यानी ठोस से गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाए, तो उस प्रक्रिया का नाम क्या होगा मेरे प्यारे साथी, जल्दी बोलो। तो ऊर्ध्वापातन होगा। क्या होगा लड़के, ऊर्ध्वापतन होगा। इस बात को आपको समझ लेना बेटा, इस बात को आपको समझ लेना। मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूं बेटा, क्योंकि आपके समझ में बात आनी चाहिए। यह है ऊर्ध्वापतन। बात समझ में आ रही है बेटा। तो जल्दी बोलो बेटा, जो ठोस अवस्था से किसमें कन्वर्ट हो जाए, सीधा गैस अवस्था में तब्दील हो जाए, तो वो कौन सी क्रिया होती है। तो आप बोलोगे सर ऊर्ध्वापातन होती है। और बताइए नेफिथलीन का ऐसा पदार्थ है, तो आप बोलेंगे ठोस। और ऐसा ठोस कि जो बेटा क्या करता है, सीधा ठोस से गैस अवस्था में तब्दील हो जाता है। इसलिए ऊर्ध्वापातन का विशेष गुण इस धर्म के अंतर्गत या इसके अंतर्गत होता है। तो एक बात बता बेटा, यहाँ पे आपका तीसरे क्वेश्चन का जो पहला मुद्दा है कि नेफिथलीन क्या है, तो ये एक प्रकार का ठोस पदार्थ है। और ये ठोस पदार्थ किस प्रकार की अवस्था में आता है, किस प्रकार की इसकी क्रिया के दूसरे स्वरूप में परिवर्तन होता है। तो आप बोलोगे ठोस से सीधा गैस अवस्था में, और ठोस से जो सीधा गैस अवस्था में तब्दील होता है, उस क्रिया का नाम होता है ऊर्ध्वपतन। तो मेरे प्यारे बच्चों, जहां तक की बात आपके समझ में ये आ गई होगी कि ये जो हमारा नेफिथलीन है बेटा वो क्या है और कैसा है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अगले क्वेश्चन पे मैं आपको लेके चलता हूं। इसी तीसरे क्वेश्चन के अंतराल में बेटा आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, कहता है कि इत्र बताइए। इत्र जो होता है बेटा याद रखना, इत्र आपके पास बुक होगा मेरे प्यारे बच्चों, उसको देख लेना। इत्र का मतलब सभी लोग जानते हो बेटा, एक सुगंध का एक जो है क्या है, एक वस्तु है। तो इत्र जो होता है बेटा, कहा जाता है कि बेटा ये वायु में बहुत तेजी से क्यों फैल जाता है, या दूर बैठे स्थानों पर या दूर तक ये जल्दी क्यों फैल जाता है। तो याद रखना बेटा, ये जो इत्र होता है, ये एक वाष्प जो है क्या करता है, वायु में मिलकर के बेटा, इस जो वाष्प होता है बेटा, जो गर्मी होती है, उसमें इसके जो कण होते हैं वो बहुत तेजी से क्या होते हैं, उत्सर्जित होकर के बेटा फैल करके, विसरित होकर के, और पूरे के पूरे वायुमंडल में बहुत तेजी से क्या होते हैं बेटा, फैल जाते हैं। इसलिए याद रखना बेटा कि इत्र जो होता है ये एक प्रकार का विसरण कंडीशन भी है। क्या है लड़के, विसरण की प्रक्रिया इसमें होती है। और विसरण का मतलब होता है बहुत तेजी से जो प्रसारित होता है या फैलता है, उस क्रिया का नाम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, विसरण होता है। क्या होता है, तो इत्र बहुत, बताओ बेटा कि इत्र हमारे वायुमंडल में बहुत तेजी से क्यों फैल जाता है। तो याद रखना बेटा, किसकी क्रिया की वजह से, विसरण की वजह से बेटा। किस क्रिया की वजह से, विसरण क्रिया के
वजह से। क्या समझ में आई बात बेटा? क्या समझ में आपके बात आया कि बेटा बताओ जल्दी से, जो इत्र है वो क्रिया के वजह से, तो विसरण क्रिया के वजह से बेटा इत्र क्या होता है, पूरे वायुमंडल में बहुत तेजी से फैल जाता है, क्योंकि वाष्प में इसके जो कण होते हैं वो बहुत जल्दी क्या हो जाता है बेटा, विसरित हो जाते हैं, फैल जाते हैं, और जिसके कारण बेटा ये बहुत दूरी तक बहुत जल्द ही कम ही समय में क्या करते हैं, बहुत दूरी, बहुत अधिक दूरी को तय कर लेते हैं। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया बेटा, तो याद रखना इत्र का दूर तक बहुत जल्द पहुंचने का क्या कारण है, तो बोलोगे इत्र एक विसरण क्रिया है, जो है जो वायुमंडल में तुरंत मिलकर के और पूरे वायुमंडल में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, फैल जाता है। तो यहाँ पे आपका बेटा तीसरे क्वेश्चन का जो मैटर है, जो तीसरा क्वेश्चन बेटा आपके एनसीईआरटी में पूछा गया है, वो भी मैंने यहाँ पे फाइनल कर दिया। जो क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आएगा बेटा, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो बेधड़क, कोई आपको आपके मन में संदेह नहीं होना चाहिए। नेफिथिलीन क्या है बेटा, जल्दी से बोल दो, आप लोग कमेंट में लिखो फटाक से बेटा। नेफिथिलीन क्या है, तो आप बोलोगे सर ये एक प्रकार का ठोस पदार्थ है, और ऐसा ठोस बेटा जो बिना किसी अन्य अवस्था में ट्रांसफर हुए सीधा किस अवस्था में जाता बेटा, तो बोल दोगे सर ये गैसीय अवस्था में जाता है, और गैसीय अवस्था में जाता बेटा इसलिए इसका नाम ऊर्ध्वापतन है। अगले क्वेश्चन पे मैं चलता हूं मेरे प्यारे साथी। मैंने आपसे बोल दिया बेटा कि जल्दी से बताओ बेटा, पदार्थों को उन कणों के बीच बढ़ते क्रम, चौथा क्वेश्चन आपके बीच में मैं लेके आ गया हूं बेटा। चौथा क्वेश्चन कहता है पदार्थों के कणों के बीच, पदार्थों के कणों के बीच, पदार्थों के कणों के बीच, कणों के बीच, कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण, बढ़ते हुए आप लिख दो यहां पे बेटा, दिखे तुमको अच्छे से, बढ़ते हुए, ठीक ठीक, बढ़ते हुए बीच, बढ़ते हुए क्रम। तो मेरे प्यारे साथी यहां पे आपके बीच में क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चे, पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है, यहां पे आपके बीच में लिखा है बेटा ऑक्सीजन। एक बार क्वेश्चन में देख लो बेटा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझाते समय। आपके बीच में बेटा, हाँ पहला जो क्वेश्चन बेटा वो आपका है बेटा क्या, जल। क्या है, जल्दी बोलो बेटा, जल। क्या आप देख पा रहे हैं? दूसरा ऑप्शन में बेटा क्या है तुम्हारा, दूसरे ऑप्शन बेटा चीनी है। क्या है बच्चा, जल्दी बोलो, चीनी है। तीसरा आपके बीच में बेटा जल्दी से बोलो क्या है, ऑक्सीजन है। क्या है बेटा, ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन है। मेरे प्यारे साथी बताओ बेटा, सबसे पहले पदार्थों के कणों के बीच जो बढ़ता क्रम होता है वो कैसा होता है, तो आप बोलेंगे बेटा सबसे पहले देखा जाए बेटा तो ऑक्सीजन। क्या है भाई, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, बढ़ता हुआ क्रम में देखा जाए बेटा तो ऑक्सीजन एक गैसीय अवस्था है। क्या है, गैसीय अवस्था है। और कण की बात करूं तो आपको याद रखना है इसमें कि पदार्थों के बढ़ते हुए कणों के बीच का जब मैटर आता है तो डिपेंड करता है उसके मोलिक्यूल्स, यानी उसके अंतः आणविक बल की वजह से। किसकी वजह से, अंतः, मैं लिख देता हूं इसको, आप लोग ध्यान से समझिए। हमारे पदार्थ की जो अवस्था होती कितने होते हैं, मैं यहाँ पे चर्चा कर ले रहा हूँ। पदार्थ के कितने अवस्था, तो आप बोलोगे सर 3। कौन कौन, पहला बोलो ठोस, दूसरा बोलोगे द्रव, और तीसरा बोलोगे गैस। ठोस, द्रव और गैस। ठोस जो है बेटा इसके अंतः आणविक बल, यानी कि जो ये ठोस बना होता बेटा, इनके जो कण होते हैं, इनके जो कण होते हैं उनके अंदर आपस में आकर्षण यानी प्रबल की क्रिया अधिक होती है, यानी ये प्रबल होते हैं। इनमें क्या होती है बेटा, इनके कणों में प्रबलता अधिक होती है। इसलिए कहा गया बेटा कि ठोस अधिक कठोर क्यों होते हैं, तो आप बोल दोगे कि इनके मोलिक्यूल्स जो होते हैं, इनके जो अंतः आणविक बल होते हैं उनके अंदर अट्रैक्शन यानी कि उनके अंदर आकर्षण बल अधिक होता है। क्या होता है, ठोस में कैसा बल है, तो आप बोल दोगे सर आकर्षण बल। कौन सा, आकर्षण बल बेटा जो है, आकर्षण बल जो बेटा
वो आकर्षण बल के वजह से बेटा क्या होता है, ठोस की आकार और आकृति निश्चित होती है। तो बोलो बेटा जल्दी बताओ, उसके बाद में उससे ज्यादा यानी ठोस के बाद में बेटा ठोस से ज्यादा अंतराल, ठोस से कम अंतराल बल किसका होगा, द्रव का, और सबसे कम अंतराल बल क्या होगा, गैस का। पानी बह रहा है बेटा तो आपको मालूम होना चाहिए कि कहीं ना कहीं आप एक नल ले लीजिए, मैं यहाँ पे ऐसे टेप बना देता बेटा एक नल, और यहाँ पे पानी गिर रहा हो बेटा, पानी गिर रहा हो, और यहाँ पे आप कोई पात्र लगा दीजिए, तो ये पानी क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे बढ़ जाएगा दो भाग में, लेकिन अंतिम में जमीन पर गिरते गिरते क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो इससे ये पता चलता है, ये पता चलता है कि इस पानी के दो भागों में बंटने के बाद भी एक हो जा रहा है गिरते गिरते जमीन पर, तो इसका मतलब इस पानी के कणों में भी कहीं ना कहीं अंतः आणविक बल है। जो जो अण है बेटा, जो कण इसमें है, जो अणु है, वो कहीं ना कहीं जाकर के फिर एक मिल करके हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा अंतर आकर्षण बल किसमें है, तो आप बोलोगे ठोस में। अंतः आणविक बल सबसे अधिक किसमें होता है, ठोस में। इसके लिए इसका आकार और आयतन निश्चित होता है, और अंतरा आणविक बल जो होता है बेटा क्या होता है, प्रबल होता है। द्रव में क्या होता है बेटा, दुर्बल होता है। क्या होता है सर, दुर्बल। तो जल्दी बोलो दुर्बल क्या है बेटा, तो बोलोगे आकर्षण बल जो है बेटा, इसका जो अंतरा आणविक बल है बेटा वो क्या है, दुर्बल है। अब बोलो बेटा गैस की बात करें बेटा, तो आपने देखा होगा कि जो धुआं होता है, जो वाष्प होता है बेटा, वो जिधर हवा चलती उधर बह जाता है, लेकिन पानी जिधर हवा चलेगा उधर नहीं बहेगा। तो इसका मतलब यह है कि अंतरा आणविक बल जिसमें होगा वो दूसरे वस्तुओं से अधिक प्रभावित नहीं होगा। लेकिन गैस की बात करें बेटा, तो गैस में अंतरा आणविक बल बिल्कुल नहीं होता है, उनके मॉलिक्यूल्स में कोई बल नहीं होता है, जिसके कारण ये जिधर चाहता है उधर ये क्या करता है, ये बहता है। तो मेरे प्यारे साथी आपके बात समझ में ये बात आ गई होगी, ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि चलता हूं आगे। यहां पे मित्र तो यहां तक की पूरी बात समझा कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होते हैं, तो तीन, ठोस, द्रव और गैस, और इनकी बात आपको लेके चलना है। सबसे पहले बताइए ठोस, तो हम किसकी बात करेंगे, पदार्थ के कणों के बीच बढ़ते हुए क्रम। तो पहला बोलो बेटा ऑक्सीजन गैस है कि नहीं है, ऑक्सीजन गैस है कि नहीं है, तो बोलो बेटा गैस जो होता है उसका अंतरा आणविक बल क्या होता है, सबसे कमजोर, यानी उसमें कोई आकर्षण बल नहीं है, तो इसलिए हम ऑक्सीजन पहले लिखेंगे। दूसरी बात यहां पे आपसे कहा जाए बेटा कि भाई ऑक्सीजन के बाद में क्या है, तो बोलोगे द्रव, और द्रव का मतलब यहां पे क्या दिख रहा है बेटा, तो आप बोलोगे सर जल, और जल का सूत्र मेरे प्यारे साथी होता है H2O। क्या होता है, तो बढ़ते हुए हम पदार्थों के बीच, पदार्थों के कणों के बीच बढ़ते हुए क्रम की बात करेंगे, तो यहां याद रखिए सबसे पहले ठोस, फिर द्रव, फिर गैस। लेकिन गैस हम जब उल्टा चलेंगे बेटा, एक के बाद दो, हम बढ़ते क्रम का मतलब समझ गए होंगे कि जो संख्या सबसे कम होती है उसको पहले, जो संख्या उससे ज्यादा होती है उसके बाद, फिर उससे अधिक। तो इसको आप लोग डिसेंडिंग और असेंडिंग आर्डर पहले से पढ़े ही होंगे, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, उसी क्रम की बात करें बेटा। जल्दी बोलो बेटा, ये हो गया आपका ऑक्सीजन जो है बेटा वो क्या है, जल्दी बोलो गैस है। जल जो है बेटा वो आपका क्या है, द्रव है। और उसके बाद में चीनी की बात करें बेटा, तो चीनी का सूत्र क्या होता है, C12H22 वो 11। ये किसका सूत्र बेटा, तो आप बोलोगे सर चीनी का सूत्र है, और चीनी क्या बेटा, एक सॉलिड फॉर्म में होता है, एक ठोस फॉर्म में होता है मेरे प्यारे साथी। तो बात आपके समझ में आ गया होगा कि बोलो जल्दी से बेटा, ठोस सबसे कम ऑक्सीजन, इसमें नहीं है कुछ, उससे ज्यादा, ज्यादा तो बोलोगे सर जल, अधिक। तो बात समझ में आ गई होगी। कभी तुमको पदार्थ के कणों के बीच बढ़ते हुए क्रम की बात करें तो याद रखना सबसे ज्यादा पदार्थों में जो है प्रबल या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो अंतरा आणविक बल होते हैं, तो बोलो बेटा सबसे ज्यादा आकर्षक किसमें होता है, ठोस में। और उसी के कारण बेटा क्या होता है कि वह पदार्थ का आकार और आयतन निश्चित होता है सिर्फ अंतरा आणविक बल के प्रबलता के वजह से। बात समझ आ गई होगी। उससे कम दुर्बल बल, यानी जो अंतरा आणविक दुर्बल बल है बेटा वो किस में होता है, द्रव में, और कुछ नहीं होता है, ना दुर्बलता है ना उसमें अंतराणविक में बल है, इसलिए जिधर हवाएं चलती हैं उधर गैसें उड़ती हैं। इसलिए याद रखना, ये हम बढ़ते क्रम की बात करेंगे, पदार्थों कणों की बात करेंगे, तो आपको लिख देना है सबसे कम गैस। तो यहां तक की बात आपके समझ में आ गई मेरे प्यारे साथी कि हम सर अगले क्वेश्चन को अपने बूथ इसको हम बढ़िया फर्स्ट क्लास कंप्लीट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन भी फाइनल हो गया मेरे प्यारे बच्चे।
आप लोग बेहतर ढंग से क्लास को लीजिए, जिससे आप अपने क्लास में सबसे फर्स्ट और नंबर 1 के रहें। टीचर के हर एक क्वेश्चन का आंसर बेटा तुम्हारे जबान पे होना चाहिए, और कीर्ति सर का क्लास आपके मोबाइल पे होना चाहिए। सर बिल्कुल सच बता रहा हूं, मजा आ जाएगा बेटा। पूरा सेशन लेने के बाद में जिस दिन टॉपिक खत्म होगा, पूरा पार्ट खत्म होगा, आपको लाजवाब लगे बेटा। अगला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं बेटा, 5वां क्वेश्चन यहां पे है मेरे प्यारे दोस्त। 5वां क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्लास 9th के पहले जो है पहला पार्ट बेटा है हमारे आसपास के पदार्थ के, उस क्वेश्चन का बेटा जो आपके बीच में क्वेश्चन है बेटा 5वां, वो क्या कह रहा है बेटा, तो जल्दी से बोलो बेटा। इसमें लिखा निम्नलिखित ताप को क्या करिए भौतिक अवस्था में, इस तापमान को भौतिक अवस्था में बेटा, किसमें, तापमान को भौतिक अवस्था की बात करें, भौतिक अवस्था की बात करें तो आपको समझ लेना बेटा कि भौतिक अवस्था क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था बेटा कि भाई परिवर्तन जो होते हैं, वस्तुओं के जो परिवर्तन हैं वो कितने होते हैं, तो आपको मालूम बेटा, देखा जा रसायन के आधार पर तो ये 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक आपका भौतिक परिवर्तन है बेटा, और एक आपका रासायनिक परिवर्तन है। एक भौतिक परिवर्तन और दूसरा आपका रासायनिक परिवर्तन। ये 2 परिवर्तन हैं। भौतिक परिवर्तन का मतलब मैंने आपको इसके पहले भी बता दिया था मेरे प्यारे बच्चे कि भैया एक बात याद रखना, सुबह का निकला व्यक्ति जो शाम को घर आ जाए, सुबह का निकला व्यक्ति जो शाम को घर आ जाए, वह परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होता है। और मैंने दूसरा कंटेंट यहाँ पे दिया गया बेटा कि चला गया चांद कहाँ आसमां को छोड़ के। इसका मतलब ये हो गया बेटा कि ये दूध से आपने दही बना दिया तो कभी दही दूध नहीं बन सकता है, जिसका मतलब होता है बेटा चला गया चांद कहां आसमां को छोड़ के। कोई ऐसा परिवर्तन बेटा जो एक बार दूसरी अवस्था में चला जाए, जैसे कागज का जलना, कागज जल गया बेटा, क्या बन गया, राख बन गया। क्या राख से आप कागज बना सकते हो, तो आप बोलोगे नहीं सर। क्या कागज से आप राख बना सकते हो, नहीं सर। ये कौन सा परिवर्तन हो गया, रासायनिक। मैं आपसे कहूं बेटा कि आपने जल को ले लिया, जल को ले लिया और इस जल को आपने क्या बना दिया, बर्फ बना दिया। जल्दी बोलो बेटा, बर्फ बना दिया आपने। क्या इस बर्फ से फिर जल बनेगा, कहोगे यस सर। क्या कहोगे, यस सर। इसलिए कौन सा परिवर्तन मेरे प्यारे साथी, जल्दी बोलो बेटा, जल्दी से बोलो, भौतिक परिवर्तन। तो इसको कहते हैं सुबह का गया व्यक्ति शाम को लौट के आ जाए बेटा, तो वो भौतिक परिवर्तन। और बेटा बोलो कागज जल के राख हो गया, फिर राख से कागज नहीं बनने वाला, इसलिए यहां पे कहा बेटा चला गया चांद कहां आसमां को छोड़ के। तो मेरे प्यारे साथी यहां पे मैं आपको बताऊंगा भौतिक परिवर्तन की जो अवस्था है, उस अवस्था में आपको पूछा गया बेटा क्या कि 25 डिग्री सेल्सियस, ये नंबर बी नंबर पे आपका जो क्वेश्चन पूछा गया बेटा वो पूछा गया 0 डिग्री सेल्सियस। क्या पूछा गया है, 0 डिग्री सेल्सियस। और सी नंबर का जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया बेटा वो पूछा गया बेटा, जल्दी बताओ, 100 डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री सेल्सियस। तो मेरे प्यारे साथी आपको बता दूं, आपको बात तो पता चली गया होगा बेटा कि ये 25 डिग्री सेल्सियस है बेटा। तो हमको मालूम होना चाहिए कि जो 100 से नीचे है, जो 100 से नीचे होगा तो हमेशा उस पानी की जो अवस्था होगा, जो जल की अवस्था होगा बेटा, वो कौन सी अवस्था होगा, 100 से नीचे। 100 से, ये बेटा याद रखना, 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे होगा तापमान में, तो हमेशा उसका जो अवस्था होगा बेटा, जल्दी से बोलो, जो अवस्था होगा वो कौन सा अवस्था होगा, जलीय अवस्था होगा, यानी कि द्रव अवस्था, लिक्विड। क्या होगा बेटा, लिक्विड बोले तो द्रव अवस्था। कौन सा अवस्था, कौन अवस्था होगा बेटा, जल्दी बोलो। तो आप बोलोगे सर जब 100 से नीचे किसी भी वस्तु का यानी किसी भी पदार्थ का तापमान क्या होगा, तापमान नीचे होगा, तो 100 से नीचे वाले हमेशा किस फॉर्म में होंगे, उनकी भौतिक अवस्था क्या होगी, तो उनकी भौतिक अवस्था हमेशा क्या होगी बच्चा, द्रव होगा। क्या होगा, द्रव। तो बोलो बेटा यहाँ पे जो 25 डिग्री सेल्सियस लिखा है इसकी भौतिक अवस्था क्या होगी, तो लिख दो बाबू, द्रव होगी। क्या होगी भैया, द्रव होगी बाबू, द्रव होगा, जिसको हम बोलेंगे बेटा लिक्विड होगा। क्या होगा बाबू, लिक्विड फॉर्म होगा। 100 से नीचे, 100 से नीचे कभी तुमको मिल जाए बेटा तो क्या बोलोगे, भौतिक अवस्था में द्रव अवस्था बोलोगे। क्या बोलोगे बेटा, एक बात बताओ, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस बोला तो 0 का मतलब कौन नहीं जानता बेटा, किसी पदार्थ को, यानी जल को ले लीजिए,
किसको ले लीजिए, जल को ले लीजिए, और जल को बेटा पानी को 0 डिग्री पे कर दोगे तो बोलो बेटा उसकी भौतिक अवस्था क्या बन जाएगी, बर्फ बन जाएगी। बेटा क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा। जब ये 0 डिग्री सेल्सियस में जाएगा तो ये बर्फ बन जाएगा, यानी आइस बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथी, आपको मालूम होना चाहिए जब 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो यही द्रव क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना। यही 25, 100 से नीचे तो द्रव, 0 पे बर्फ। और मेरे प्यारे साथी आपसे कहें कि 0 डिग्री सेल्सियस बेटा कहां आ जाए, वो 100 डिग्री पे आ जाए। किस पे आ जाए, तो ये 100 डिग्री पे क्या बन जाएगा बेटा, जल्दी बोलो, तो ये क्वथनांक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब क्या होता है, वह वस्तु जो क्या करता बेटा, क्या बन जाए, गैसीय अवस्था में निकल जाए। सॉरी, 100 डिग्री सेल्सियस बेटा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, गैसीय अवस्था में, गैसीय यानी कि वाष्पीय अवस्था में तब्दील हो जाए तो उस क्रिया को हम क्या बोलेंगे, क्वथनांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्वथनांक बोलेंगे। तो आपके बात समझ में आ गया होगा बच्चा लोग कि तापमान जो भौतिक अवस्था की बात की जाती है, तो आपके बात समझ में आ गया बेटा 0 डिग्री, 100 से नीचे वाले भौतिक अवस्था कौन से अवस्था में होते हैं, तो द्रव में होते हैं। 0 डिग्री पे हमेशा क्या होता है, कोई भौतिक अवस्था पदार्थ जल होगा तो किस अवस्था में होगा, बर्फ में होगा, आइस में होगा। और यदि हम 100 पे कर देंगे तो वही जल, वही द्रव किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, जल्दी बोलो, आपका गैसीय अवस्था में तब्दील हो जाएगा। तो क्या आपके बात समझ में आ रही बेटा, बीच में आप लोग जरूर कमेंट करें और पूरे क्लास को आप लोग बाकायदा अच्छे तरीके से लें। अगला क्वेश्चन जो मेरा है बेटा, अगला क्वेश्चन जो मेरा है, निम्नलिखित चीजों का आपको पुष्टि करना बेटा कि जल, अब यहां पे बात पूरी समझ में आ रही होगी बेटा, कोई दिक्कत यदि हो तो आप लोग कमेंट में बिल्कुल हमको बता सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे का जो टॉपिक मेरा, यानी आगे का जो हमारा जो है क्वेश्चन है वो ये है कि एक बंद कमरे की बात करें, एक बंद कमरे की बात करें। जिससे मालूम है जहां खड़ा हूं ये एक बंद कमरा है, और इसमें ये बात कही गई है कि बताइए, ये पांचवें क्वेश्चन का बात है भाई। किस क्वेश्चन का बात है, तो आप याद रखो बेटा किस क्वेश्चन की बात है, ये पांचवें क्वेश्चन की बात। उसमें कहा गया कि सर एक कमरे के तापमान में क्या करिए, आप जल को रख दीजिए तो वो क्यों द्रव अवस्था में ही बना रहता है। तो आप बताओ बेटा, हमने अभी आपको समझाया कि 100 से नीचे यदि तापमान है तो वो जल हमेशा द्रव की अवस्था में रहेगा, जब तक वो या तो 0 डिग्री पे जाएगा तो वो बर्फ बनेगा, या तो 100 डिग्री के ऊपर जाएगा तो वो वाष्प बनेगा। इसलिए इस कमरे का तापमान जो है मेरे प्यारे बच्चे बताओ कितना होगा, 35 होगा, 30 होगा, 100 तो नहीं है ना, 0 तो नहीं है ना। तो बोलो भाई, इस तापमान के अवस्था पे जो हमारा जल होता है वो द्रव अवस्था में रहेगा, नहीं रहेगा। तो आप बोलोगे यस सर, क्योंकि 100 से नीचे है इसलिए पानी जो होगा, जल जो होगा मेरे प्यारे साथी, वो द्रव अवस्था में होगा। बात तेरे समझ में आ रही हो बेटा। यही कमरे का तापमान अभी 0 डिग्री सेल्सियस कर दो, वही पानी जम करके क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। लेकिन इसी कमरे का तापमान अभी 100 से अधिक हो जाए तो वही जल वाष्पीय अवस्था में, वाष्पीय यानी बोले तो गैसीय अवस्था में तब्दील हो जाएगा। लेकिन नहीं, हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे जो एनवायरमेंटल का जो तापमान होता है ये आपका 35 से 40 होता है, जो 100 से नीचे होता है, 0 से अधिक होता है। इसलिए जल सदैव क्या होगा, वो द्रव अवस्था में बना रहेगा। तो यही क्वेश्चन का आंसर है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगले पॉइंट पे एक बात आती है बेटा कि सर एक बात बताओ, इसी में 2 ऑप्शन थे। पहला क्वेश्चन ये हो गया, इसी में था लोहे के अलमारी के कमरे में, कमरे के ताप पर ठोस क्यों होता है। कहते जो लोहे की अलमारी हमारे घरों में है तो वो कमरे में हमारे जो अलमारी रखा हुआ है सर, वो ठोस अवस्था से आगे क्यों नहीं ट्रांसफर होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे कि लोहा जो होता है बेटा, याद रखना, वो क्या करता है, लोहे का जो बेटा क्वथनांक है, लोहे का जो गलनांक है, सॉरी, लोहे का जो गलनांक होता है वो 1538 केल्विन पर क्या करेंगे, उसको डिग्री सेल्सियस कर दो, पर क्या करेंगे, इसको हम गर्म करेंगे 1538 डिग्री सेल्सियस पर। तब ये जाकर के क्या बनेगा, ये लोहा क्या बन जाएगा, एक लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगा। किस फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन अब आपको याद रखना है कि 1538, क्या हमारे कमरे का तापमान 1538 डिग्री सेल्सियस तापमान में है क्या। तो बोलोगे नहीं सर,
हमारे कमरे का तापमान बहुत होगा तो 35-40 होगा, 30 होगा। और कितना चाहिए इस लोहे को, इस लोहे को, इस लोहे को पिघलाने के लिए या गलाने के लिए कितना तापमान चाहिए? तो बोलोगे 1538। लोहे का जो गलनांक होता है वो 1538 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके आधार पर कभी आपसे चर्चा किया जाए तो लिख सकते हो कि सर हमारे कमरे का जो तापमान होता है 35 से 40 होता है, जो हमारे इस तापमान से यानी कि 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के तापमान से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसलिए लोहे की अलमारी हमारे कमरे के तापमान में क्या होती है, जिस हालात में होती है, जिस अवस्था में होती है, उसी में बरकरार रहती है। तो यहां तक कि ये भी बात आपके समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात मैं करूं बेटा, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो आपके बीच में मैं लेके आ रहा हूं। फिर पूरे क्वेश्चन को बेटा धड़ाधड़ सभी लोग नोट कर लेना। कोई दिक्कत होगा बेटा तो आप क्वेश्चन मुझसे कर सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत आपको नहीं होगा बेटा। तो यहां तक कि 2 क्वेश्चंस आपके बीच में मैंने किया है और अगले क्वेश्चन पे बात करूंगा बेटा। उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता अधिक महसूस क्यों होती है? तो आपको, अच्छा वो उस टाइम ठीक है दोस्त, ठीक। तो यहां पे बात आपके समझ में आ गया होगा बेटा। तो हमने आपके बीच में अगला क्वेश्चन जो लिया है ये लिया है कि उबलते हुए जल में बेटा जो क्वेश्चन 8वां है ये कहा गया उबलते हुए जल में जो वाष्प होता है बेटा, पानी जब गर्म होता है तो उसमें जो भाप निकलता है वो वाष्प है। और वो बेटा क्या कहता है, कहता है कि ये उबलते हुए जल में वाष्प अधिक गर्म क्यों महसूस होता है, अधिक गर्म क्यों महसूस होता है? तो क्यों महसूस होता है भाई, इसको आप लोग समझ लो कि बेटा जब ये महसूस अधिक इसलिए होता है क्योंकि इसके जो अंतरा आणविक जो बल होते हैं उनके जो कण होते हैं बेटा वो अधिक गति करना प्रारंभ कर देते हैं, अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करना प्रारंभ कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है बेटा कि उबलते हुए जल में वाष्प की अधिकता के कारण वाष्प यानी उबलते हुए जल को जब वाष्पीय अवस्था में बेटा वो ट्रांसफर होता है तो वो गर्म हमको अधिक फील करता है, हमको गर्मी अधिक महसूस करवाता है। इसका यही कारण बेटा, और बाकी कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन मेरा बनता बेटा 9वां क्वेश्चन आपके बीच में है। एक आपके बीच में बेटा एक डायग्राम में बना देता हूं, लिख दोगे लिख दो ठोस, द्रव और लिख दोगे गैस। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना बेटा, मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे एरो टाइप्स के चित्र बना दिया बेटा जो आपके बुक में भी दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपके बीच में जो मैंने चित्र बनाया है इसको इस प्रकार बनाया मैंने। ऊपर जो बेटा ये क्या है, ये है। नीचे जो बेटा वो क्या है, डी है। उसके बाद में बेटा बी है। उसके बाद में सी है। उसके बाद में इसके ऊपर बेटा जो आपका गया है वो ई है, जो इसमें सीधा गया है, ठोस से सीधा गैस में गया है। उसके बाद में बेटा याद रखना आपका गैस से सीधा किस में आया बेटा, ठोस में आया है। ये आपका बन गया यफ। क्या बन गया, यफ। अब इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया बेटा आपसे ये बताया गया है कि इस कंडीशन को आप हमको समझाइए कि ये कौन सी कंडीशन में आता है बेटा। तो आपको यहाँ पे फटाफट क्या करना है, संपूर्ण आंसर आपको लिख देना बेटा। जल्दी से बताओ बेटा, क्या आपके समझ में आ रही बात, क्या समझ में पूरी बात आपके आ रही है? तो आप लोग इसको बिल्कुल कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो बेटा फटाफट सभी लोग। और मेरे प्यारे साथी जल्दी लिखो बेटा, जल्दी से बताओ। जब ठोस से द्रव अवस्था में जाता है, जब ठोस से कोई वस्तु द्रव अवस्था में जाता है तो उसे क्या बोलते बेटा, जल्दी से बोलो। तो उसको बोलोगे गलनांक। क्या बोलोगे, गलनांक। क्या बोलोगे, गलनांक। और कोई द्रव अवस्था से किस में जाता है बेटा, गैसीय अवस्था में, तो उसको क्या बोलोगे, कोई द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में जाता तो उसे क्या बोलोगे, क्वथनांक। क्या बोलोगे, क्वथनांक। क्या बोलोगे, क्वथनांक। और कोई बेटा याद रखो सीधा ठोस से बेटा किस में चला जाए, गैस में चला जाए, तो वह क्रिया अभी इसके ऊपर पढ़ाया गया बेटा, ऊर्ध्वापतन। क्या है, ऊर्ध्वापतन। क्या है, ऊर्ध्वापतन। द्रव से ठोस अवस्था में आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे बेटा जमना। क्या बोलेंगे,
जमना बोलेंगे बेटा, याद रखना। अब कोई अवस्था बेटा गैस से द्रव अवस्था में आ जाए तो उसको हम बोलेंगे संघनन। क्या बोलेंगे? संघनन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संघनन बोलेंगे। तो बात समझ आ गई बेटा, गैस से द्रव में आना संघनन, ठोस से द्रव में जाना गलनांक, द्रव से गैस में जाना क्वथनांक, सीधा ठोस से बेटा जल्दी बोलो कहां चला गया? गैस में तो ऊर्ध्वापतन, गैस से सीधा किस में आ गया? द्रव में, तो क्या बोलोगे? संघनन। द्रव से कोई बेटा गैस में ठोस में आ जाए तो क्या बोलोगे? जमना। तो ये संपूर्ण जो आपके बीच में क्वेश्चंस बेटा मेरा आज का था, ये था क्लास 9th के हमारे आसपास के चैप्टर से, आवर सराउंडिंग ऑफ मैटर से संबंधित क्वेश्चंस, जो एनसीईआरटी के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चंस बेटा मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन करवा दिया है। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग की बहुत बड़ी भूमिका है। जब एक शिक्षक को आप लोग सपोर्ट करते हो तो उसके अंदर एक नई ऊर्जा क्रिएट होती है, और उसी ऊर्जा को लेकर के अगले दिन वो क्लास में आकर के आपको बेहतर ढंग से क्लास देने का काम करता है। तो मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे सकूं, ताकि आपको पढ़ाई में किसी प्रकार का समस्या ना हो। मेरे प्यारे साथी, अगले दिन मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।